बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते के अंदर एक अहम मामला पाकिस्तान के सरहदी इलाके में पेश आया, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और उसके बाद आज वफाकी काबीना का अहम इजलास था, जिसके अंदर कौमी सलामती कमेटी के अंदर बहुत से अहम फ़ैसले मुतवक्के थे। और ये फ़ैसला अब ज़राए के मुताबिक सामने आ रहा है कि कौमी सलामती की कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको बहाल किया जाएगा और मज़ीद कशीदगी की तरफ नहीं जाया जाएगा। तनाव ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है, जो कि बड़ा ही खुश आइंद एक फ़ैसला है, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और हुकूमती सतह पर। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज़ किया, जलसों का आगाज़ कर दिया है और अब वो भी मैदान में नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं PMLN को, और जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। आज़ाद हैसियत से वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुबीना कायम खानी साहिबा और आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। बड़ी देर से आप लोगों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है, लेकिन हम देखें तो अभी तक कोई मंशूर सामने नहीं आया PMLN का। कब तक सामने आ जाएगा जिसकी बुनियाद पर फिर वोट के लिए कहा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो जरा लेट शुरू की है, लेकिन उसकी रीजन क्या है? उसकी सर रीजन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक PP के हल्के से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12, कहीं 2 थे, कहीं 6 थे, कहीं 20 थे, कहीं 8 थे। एवरेज हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 12% ने एक MPA की सीट पे अप्लाई किया था। उसके बाद 6-7 के एवरेज से जो MNAs हैं वहां पे लोगों ने अप्लाई किया था, और ये बड़ा प्रेशर था कि वर्कर्स भी और पुराने MNAs भी और पुराने MPAs भी। उसके बाद एक दूसरी बात जो थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट ये थी कि हमारी जो थी जो PMLN के साथ PMLQ और IPP के साथ जो थी वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बाबत भी डिस्कशन जारी थी। इस वजह से हम लोग जो है हमें डिले हुई है कि हम तखीर का शिकार हुए हैं और फैसले करना। और पहले हमने फैसले अपनी पार्टी के किए, उसके बाद IPP के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट और जो PMLQ है उसके साथ। इस वजह से हमारे जो पुराने MNAs MPs थे या जिन लोगों ने आगे ये आसिफ बाजवा साहब, इतनी सीट एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी है? सीट एडजस्टमेंट ही करनी थी तो फिर इंतखाबात की क्या जरूरत थी? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसलिए पड़ी कि एथिक्स भी कोई चीज है, एटिकेट्स भी और वादा मुआदे भी कोई चीज है। जब हम PDM में थे और PDM के साथ जब दीगर जमातों ने और उन लोगों ने जो उसके तहरीके इंसाफ के इलेक्टेड मेंबरान थे उन्होंने, और उसके बाद जो काफ लीग के लोग थे जिन लोगों ने तहरीके अदम इत्मीनान में हमारा साथ दिया था, और उन्होंने इस बुनियाद पे साथ दिया था कि आप हमें एडजस्ट करेंगे। ये थी रीजन कि उन लोगों को कैसे हम छोड़ सकते थे। ये पॉसिबल नहीं था कि हम उनके साथ जो हमने बातें की थी उनको छोड़ देते। तो यानी काफी लोगों के साथ आप लोगों ने वादे किया, वो वफा करने का वक्त था। रुबीना कायम खानी साहब, आप बताइएगा। बिलावल साहब कह रहे हैं कि शेर का शिकार करने वो लाहौर आ गए हैं, तो कैसे शिकार करेंगे फिर PMLN का शेर का? बिलावल साहब देखिए, बिल्कुल चेयरमैन बिलावल साहब, अगर आप देखें कि जो वाहिद लीडरशिप हमारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो सबसे पहले जो है हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू की, और हम जाहिर सी बात है हमारा मुकाबला आपने देखा होगा, शुरू से ही हम ये कहते आ रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। हमारा मुकाबला जो है वो जो है हमारा, हम जो है महंगाई के साथ, हमारा जो मुकाबला है वो इश्यूज के साथ है। हम जो है वो
مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سرو کیا ہے اس ملک کو، کوئی اور لیڈرشپ نہیں ہے جو دوسری جماعتوں کی طرح جو ملک چھوڑ کے چلی گئی، اور ہم نے ملک میں رہ کے جو ہے ملکی مسائل کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے اور اس کے حل کی کوشش بھی کی ہے، اور بالکل ایک نوجوان قیادت ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام بھی ٹرسٹ کرتی ہے ان کی، ہم سب کو پتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، جو ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں آپ، شہید بے نظیر بھٹو کو دیکھیں آپ، پھر آصف علی زرداری صاحب کی اگر آپ قربانی دیکھیں، ہم تو نہیں جو ہے وہ ہم پہ اگر کوئی برا وقت آیا تو ملک چھوڑ کر بھاگے، ہم تو ان کیسز کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، ہم نے تو جو ہے 14 سال 6 مہینے جو ہے وہ نہیں، عوام کے مسائل تو کچھ اور ہے نا، وہ ملک رہیں باہر جائیں، لیکن عوام کے مسائل تو بالکل اگر دیکھیں آپ، نون لیگ نے تو ابھی تک اپنا منشور جو ہے وہ پیش نہیں کیا ہے، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا منشور پیش کر دیا ہے، ہمارے پاس بالکل جو ہے وہ کسان کارڈ بھی ہے، ہمارے پاس جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ غریبوں کو کی آواز اٹھاتی ہے، غریبوں کے مسائل کو حل کرتی ہے، 300 یونٹ جو ہے بجلی ہم نے وعدہ کیا ہمارے منشور میں کہ ہم فری کریں گے، یعنی عوام کی آسانی کے لیے جو اگلا منشور ہے اسی پر ووٹ مانگا جائے گا۔ فاروق حمید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں، ماضی میں بھی پورے کیے ہیں اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہماری 2024 میں جو حکومت آئے گی اس میں بھی ہم پہلی بار جو ہے وہ ہوا ہے 21 لاکھ گھر جو سندھ میں ہم نے دیا سیلاب زدگان کو۔ آپ دیکھیں کسی اور بھی صوبوں میں سیلاب آیا تھا، یعنی مقابلہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو کچھ ماضی میں کر دیا انہوں نے اس پر ہی ہے، اور عوام اسی کی بنیاد پر ووٹ دیں گے۔ فاروق حمید صاحب بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا پاکستانی عوام کے اصل مسائل کیا ہیں، اور کیا سیاسی جماعتیں یقینی طور پر جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے اپنے منشور میں وہ الفاظ لے کر آ رہی ہیں یا وہ وعدے لے کر آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز میجر مائنر جو ہیں وہ سارے اس وقت اپنا بھرپور طریقے سے الیکشن کیمپین میں نکل آئی ہیں، چاہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ویدر کے ایشوز ہیں، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، لیکن اتنا آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ دے آر آؤٹ، ہر پارٹی کی لیڈرشپ۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اب ایشوز پہ بھی بات ہونی شروع ہو گئی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور ایشوز کیا ہے کہ مثال کے طور پہ جس طرح ہماری ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ بالکل کہ 300 جو بجلی کے یونٹ ہیں وہ عوام کے فری ہوں گے، تو آج سے اب 18 دن نہیں رہ گئے نا تقریباً الیکشن میں، تو میں کہتا ہوں آپ جو بھی پارٹی جیتے، ایک پارٹی کہہ رہی 200 یونٹ ہم دیں گے فری، ایک کہہ رہی 300 یونٹ، تو یہ تو اگر ایکچولی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو بہت بڑا ریلیف ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے۔ دیکھیں عوام کیا چاہتے ہیں، عوام چاہتے ہیں کہ جب الحمدللہ 8 فروری کو جو بھی گورنمنٹ آئے، اس کے بعد کولیشن بنے، جو بھی ہو اپوزیشن میں ہو، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک مرتبہ بیٹھ کے عوام کے ویلفیئر کی خاطر جو میجر سٹیپس ہیں، جو میں کہوں گا بلکہ ریولوشنری سٹیپس ہیں، وہ لے کے امپلیمنٹ کریں سب، کہ جناب اس مرتبہ ہم نے بہت سیاست کر لی ہے، اب ہم نے عوام کی بہتری کی بات کریں۔ اچھا بگڑی صاحب، یہ فرمائیے گا 3 مین میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی آزاد حیثیت کے اندر پی ایم ایل این ہے، 2 پارٹیز اپنا منشور ہی ابھی تک سامنے نہیں لے کے آئی، یہ ریلیف کیسے دیں گے؟ ہمیں بہت سے معاہدے کرنے ہیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ جب اگر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو مہنگائی مزید زیادہ ہوگی۔ نہیں دیکھیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو نہیں پیش کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کل پی ایم ایل این نے بھی، مریم نواز صاحبہ وہ بھی بات کر رہی تھی، انہوں نے بھی میرا خیال ہے 200 بجلی کی یونٹس کی بات کی، تو وہ بھی بات کر رہے تھے، ان کا مینیفیسٹو بن گیا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی اب کل آگے ہیں پبلکلی، پیپل پارٹی تو کافی دنوں سے اپنا کیمپین کر رہی ہے، پی ٹی آئی آپ کو پتا وہ ایک اور قسم کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، لیکن بہرحال لیٹ اس سی۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، یہ تو ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں اور میرا خیال ہے یہ سب جانتے بھی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پیکج تو ہوگا، بیکاز 15-20 ارب ڈالر، میں تو بڑا محتاط الفاظ یہ فگر دے رہا ہوں، جو کہ ہم نے قرضے دینے ہیں اگلے 1.5 سال میں اپنے فورن لونز میں، تو وہ اس کے لیے اب ساری پارٹی سمجھتی ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے اگریمنٹ اپریل میں تو پھر ہونا پڑے گا، اور یہ مینٹلی غالباً ریڈی بھی ہے۔ اب آئی ایم ایف کی اگریمنٹ سے یہ کیسے نکلتے ہیں جبکہ آپ کے پاس ٹھیک ہے
کل بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ یو اے ای نے بھی اور سعودی عربیہ یہ دونوں بڑے ممالک نے پاکستان سے بڑے ایگریمنٹ کیے ہیں کتنے اربہ ڈالر کے. اچھی بات ہے, گڈ ڈیولپمنٹ. تو لیکن جب دیکھیں جب دی ٹیسٹ آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ, جب یہ پاور میں آئیں گی ان کو پھر لیٹر اس وقت بریفنگ ملے گی بائی دی SIFC کا جو فورم ہے اس پہ سول اور ملٹری لیڈرشپ انڈر آف کورس دی پرائم منسٹر, جب وہ آگے بات کریں گے اور ان کو بریفنگ ہوں گی اسٹیٹ بینک کی طرف سے, یعنی پھر حقائق ذرا سامنے آئیں گے اور پھر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی حکمت عملی بنا سکے گی. لیکن ایک بات میں کہہ دوں, پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے کہ جب وہ الیکشن کیمپین میں نکلتے ہیں, یہ صرف پاکستان میں نہیں میرا خیال پوری دنیا میں ہوتا ہے, کہ وہ ظاہری بات ہے انہوں نے ووٹ بھی لینے ہیں اور انہوں نے کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے مقاصد یہ ہے, ہمارے آبجیکٹو یہ ہیں, ہم یہ اچیو کریں گے. اپنا دیکھیں نا وہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ آج تھا کہ جی اباؤٹ 45%. اب ان کو تو بہت محنت کرنی پڑے گی ٹو برنگ ڈاؤن دا پرائسز, بیکاز لوگ تو بہت پریشان ہیں. اب یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, ایک جگہ ہم یہ سنتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم نے سندھ میں ایک اور گیس فیلڈ دریافت کر لیا, اور اس کے بعد KP میں بھی وہاں پہ بھی گیس فیلڈ دریافت ہو رہے ہیں. وہ کام الحمدللہ ہمارے ادارے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, لیکن اس کو آن گراؤنڈ لے کے آنا, ٹرانسلیٹ کرنا, تو پھر یہ گیس لوڈ شیڈنگ ہوگی. ویری رائٹ, یہ بڑی چیزیں پلان کرنی ہوں گی. میں آصف باجوہ صاحب کی طرف جاتا ہوں, میں بگٹ صاحب آصف باجوہ صاحب کی طرف جاتا ہوں اسی بات کو لے کر کہ کیسے ریلیف دیں گے, PMLN کا کیا پلان ہے, آگے IMF کے پاس جانا ہے اور بہت سے مسائل ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کی یوتھ پاکستان سے باہر جا رہی ہے, پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیسے ریلیف دیں گے آصف باجوہ صاحب؟ دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں, بریگیڈیئر صاحب بڑا درست فرما رہے تھے, میں ان کی بات کو سن رہا تھا کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا کہ 200 یونٹ یا 300 یونٹ تک جو ہے وہ ہم فری دے سکیں. یہ بہت مشکل کام ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آسان کام ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب 1998 میں جب 28 مئی کو پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت اتنے حالات خراب تھے کہ پاکستان کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو جو فارن کرنسی اکاؤنٹس تھے ان کو فریز کرنا پڑا, اور اب ہمارے اوپر یہ بڑی تنقید بھی کی جاتی رہی, لیکن شاید کچھ لوگ اس کا جواب نہیں دے پا سکے کہ ہم نے ایک اسکیم شروع کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے جس کا نام تھا قرض اتارو ملک سنوارو. جی. تو اس میں لوگوں سے پیسے لیے گئے اور لوگوں کو بانڈ دیے گئے, لوگوں کو سرٹیفکیٹ ایشو کیے گئے. لیکن آصف باجوہ صاحب اس دفعہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے دینے کے لیے. I agree with you, sir. I agree with you. یہ بات بھی درست ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے. لوگوں کے پاس اتنی مہنگائی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کمزور نہیں پڑ چکی, بلکہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. لوگوں کی کیپیسٹی جو تھی وہ بالکل وہ نیگیٹو جا چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب پاکستان مسلم لیگ نون اپنا وہ منشور ہم دیں گے, آج ہی کل میں لاہور میں تھا تو میٹنگ میں باتیں ہوئی اور میاں صاحب نے 2-3 روز سے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ فائنلائز کیا جائے اس کو. تو میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم اس پہ بات پھر کروں گا میں, جب ہم اپنا منشور واضح کر دیں گے, اور سنڈے کے دن انشاءاللہ, سیٹرڈے کی دیر ہے, کل سیٹرڈے ہے اور پرسوں سنڈے والے دن انشاءاللہ ہم اپنا منشور جو ہے نا آپ کے سامنے یعنی 1 سے 2 دن کے اندر 1 سے 2 دن کے اندر منشور سامنے آ جائے گا. شام کو انشاءاللہ منشور اوپن ہوگا. ٹھیک ہے. انتخابات میں کون سی پارٹی سٹرانگ ہے اور کیا کوئی پارٹی 2/3 اکثریت لینے کے قابل ہے یا لے سکتی ہے, اس پر بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. بگڑی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, یہ فرمائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سیاسی جماعت اس وقت موجودہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر یا موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اس حیثیت کے اندر ہے کہ وہ 2/3 اکثریت لے پائے گی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے تو یہ بیانات آئے ہیں کہ وہ اکثریت لے کر ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی جماعت حکومت نہیں بنائے گی بلکہ ایک مخلوط حکومت ہوگی.
देखिए जी, आज बिलावल जरदारी साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग, या कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और मैंने उसको बड़ा इंटरेस्ट से सुना है, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि खैर उनका राइट है ये कहना, एवरी पॉलिटिकल पार्टी लीडर हैज अ राइट, कि जनाब वो बनाएंगे इन कोलिशन विद द इंडिपेंडेंट्स, सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो ये उनका एक इशारा था, उन्होंने कहा जी ये, तो देखिए बात ये, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। 8 फरवरी को लोग निकलेंगे बड़ी तादाद में, ये तो मुझे आई एम श्योर दे विल ब्रेव दिस कोल्ड वेदर, निकलेंगे लोग बाहर। हालांकि लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ 2008 के इलेक्शन जो है वो फरवरी में होते हैं, लेकिन 2013 में और 2000 जुलाई में, 2013 और 2018 में, 2013 में मई, जी हाँ मई में थे, 10 मई को आज मुझे याद है 2013 में, और ये 25 जुलाई को थे 2018 में। सो टर्नआउट वाज गुड, लेकिन इस दफा जो एक इस तरह का पॉलिटिकल ये कॉन्टेस्ट देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। हम कुछ नहीं कह सकते कि जी ये पार्टी 2/3 लेगी, या ये मेजॉरिटी लेगी, या ये होगा। ये उस दिन पता लगेगा कि एक्चुअली क्या होता क्या है। लेकिन बगेड़ी साहब क्योंकि इस बार ना इंडिपेंडेंट्स की तादाद काफी ज्यादा है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं है, उनके भी तमाम जो उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर एक जो खदशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, आपको लगता है ऐसा होगा? देखें जी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में ये इसको आप पॉलिटिकल करप्शन कह सकते हैं। ये माजी में भी होता रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग ये पिछले 20 साल से ये चीज हमारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में आ गई है। सो जो चीज हमारे पॉलिटिकल कल्चर में आ गई है, इलेक्शन डे पे थोड़ी बहुत धांधली भी होती है, लोकल लेवल पे पार्टी जो है वो झगड़े फसाद भी होते हैं, बैलेट बॉक्स भी उठाई जाते हैं, तो इस किस्म के लोकल इश्यूज होते हैं। और उसके बाद यस, 3 दिन के अंदर इंडिपेंडेंट्स ने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, और अगर नहीं तो देन दे विल बी इंडिपेंडेंट। तो बिल्कुल अगर माजी में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो हाउ कैन यू रूल आउट कर दीजिए इस दफा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो होगा ना। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगी भाई, हमारे पॉलिटिकल कल्चर में है, ठीक है ना जी। तो नहीं, इसको रोका जा सकता है किसी तरीके से, कोई तरीका आपको लगता है? देखिए अभी तो मैं कुछ ऐसी वीडियो देख रहा हूं जिसमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो कई तो हैं जो कुरान पाक पे हलफ ले रहे हैं कि जना हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग में हम नहीं करेंगे। चले, कुरान पाक पे अगर कोई हलफ लेता है तो वो तो फिर एक बात बड़ी सीरियस है ना। लेकिन कई लोग होते हैं, अब मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कई लोग होते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में। उनको अंग्रेजी का एक मुहावरा है, मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, कि देखे ना जब हालात ऐसे हों तो हॉर्स ट्रेडिंग में अगर कोई किसी की दाल गलती है, कोई दाव लग जाता है, तो कोई लोग कर भी लेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, तो वो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है। वो देखिए कल्चर है जो डिपेंड्स कि किसी का अपना जो कैरेक्टर है उसमें कितना इस्तेकाम है, कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है, मॉरली हाउ स्ट्रॉन्ग ही है, उनके कितने प्रिंसिपल्स में वो कितना अपना उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये तो अब चीजें अब पता लगेगा। आप देख लें कि 2018 में क्या हुआ था। जहांगीर तरीन साहब की वो तो तस्वीरें भी मोबाइल पे आपको वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएगी कि इंडिपेंडेंट भर भर के उनके जहाजों में आते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और ज्यादातर वो साउथ पंजाब के थे उस वक्त, जो एक साउथ पंजाब का महाज बना था, मुझे आज भी याद है। तो उनके काफी लोग आए थे एंड दे जॉइंड एंड द गवर्नमेंट वाज मेड। सो तो बगेड़ी साहब, ये जो सूरत हाल है जिसकी आप भी निशानदेही कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, इस सूरत हाल के अंदर जो हुकूमत अब आने जा रही है वो पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम ला सकेंगी? देखें जी, बात जी बगेड़ी साहब वर्च करेंगे इलेक्शन वाले दिन, तो याद रखें मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि नजर आ रहा है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ कॉन्टेस्ट बिटवीन ऑल। ठीक है, जाहिद खान साहब ने भी बगेड़ी साहब में ज्वाइन किया है, एनपी से ताल्लुक है। लेकिन एक जुमला मैं कह दूं, एक जुमला जी जी, प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो जरूर आएगी जब एक दफा इलेक्शन हो जाएंगे, तो जाहिर बात है इट इज गुड फॉर आवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन मईशत और अवाम का वेलफेयर,
बस ये है इनके चैलेंजेस। एंड ऑफ कोर्स दहशत गर्दी, वो जारी बात है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगी है। और मईशत बेहतर होगी तो दहशत गर्दी में भी हालात बेहतर होंगे। ठीक है। तो ये जाहिद खान साहब से पूछ लेते हैं जरा उनसे, इस जो इलेक्शन का माहौल है, क्योंकि उनके सूबे से बहुत ज़्यादा ये खदशात आ रहे हैं कि वहाँ पे ज़रा मौसम की सख्ती भी है, दहशत गर्दी भी है। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब आपके वक्त का। जाहिद खान साहब फरमाइएगा, इलेक्शन मुहिम कैसी चल रही है एनपी की और माहौल साजगार है? सही है। देखिए जी, अगर हालात की हम बात करें तो मेरे ख्याल में 2013 में जितने सख्त हालात थे उसके बावजूद भी कि आपको याद है कि हम अपने शहीदों की जनाजे उठा रहे थे, लेकिन तब भी हम, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं और हम इस पे यकीन रखते हैं कि ये मुल्क बगैर जमहूरियत के चल नहीं सकता है। तो अगर उसमें हमने पीछे नहीं हटे थे और हमने उसके रिजल्ट को तस्लीम किया था, फिर 2018 में जो कुछ हमारे साथ हुआ था, जब हमने उसको तस्लीम किया था, जब उसमें पीछे हम नहीं हटे थे, तो फिर इस सूरत हाल में अभी मैं इस वक्त दीर में हूँ, लोअर दीर में हूँ और मैं इन 7th इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और इस वक्त मैं दीर में जिस पहाड़ी, जिसको आप ठंड की बात करते हैं, इसमें मैं कंप्लेंट पे हूँ। अभी मैंने कानून मीटिंग करके अभी निकला और सुबह से शुरू के अभी तक मैं कानून मीटिंग करता रहा और जलसे भी मैंने किए। तो एक इलेक्शन का माहौल बन गया है और इंशाल्लाह ये मुल्क हम समझते हैं कि ये जमहूरियत और पार्लियामेंट के बगैर चल नहीं सकता है। इलेक्शन हर सूरत में होगा और जो सूरत हाल है, जो हालात है, ये तो 40 साल से है ऐसी है। आपको मालूम है कि हमारे लिए तो जाहिद साहब ये फरमाइएगा केपीके में आपको क्या लग रहा है, किन बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ज़्यादा कड़ा मुकाबला है, या आपके मद्दे मुकाबल कौन सी बड़ी जमातें हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी एक नई जमात बनी है, वो आपको ज़्यादा बड़ा टफ टाइम देगी, या जो पहले से जमातें मौजूद हैं, मौलाना साहब या दीगर जमातें? देखिए जी, मैं वो तो किंग्स पार्टी का तो आपको पता है उनका असर क्या होता है। बहरहाल उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अनग्राउंड है और हमेशा के लिए रहे हैं, मुकाबला उन्हीं के बीच में है, उन्हीं के बीच में हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों के साथ एक दूसरे के साथ मुकाबला हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह सूरत हाल है इस वक्त कि चूंकि पीटीआई का तो जो उनका झंडा था या उनका जो निशान थी उसे वो ले लिया गया, इस वजह से उनके लिए मुश्किलात है। लेकिन बाकी पार्टियां सारे काम कर रहे हैं और वो भी अगर आजाद भी लड़ रहे तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक अच्छा माहौल है, वो लड़ सकते हैं। इलेक्शन तो हर सूरत में होना चाहिए, जो भी जीते उनको उनके हुकूमत हवाले करनी चाहिए। और हुकूमत जब बन जाए तो उस हुकूमत को चाहिए कि पहले सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के एक ऐसे लाइमन बना दे ताकि ये मैशियत जिस तरीके से हमारा डूबा और इसको कैसे हम निकाल सके। अगर ये हम इरादा नहीं करेंगे और ये काम हम नहीं करेंगे तो फिर बेमानी होगा सारा प्रोसेस। लेकिन उम्मीद है कि क्योंकि सियासतदान ये बात समझ चुके हैं कि ये मुल्क तो चलाने वाले भी सियासतदान है, तो उसके बगैर हो ही नहीं सकता है कि जब तक ये आपस में बैठकर एक एजेंडे पे मुतफिक ना हो। और मुझे उम्मीद है कि मुतफिक हो जाएंगे, क्योंकि इस पार्लियामेंट के लोगों ने, इस सियासतदानों ने आईन बनाया है, इसको चलाया है, तो इसमें अमेंडमेंट जो आवाम की बहबूद और भलाई के लिए किए वो ज्यादा बेहतर रहे हैं। डिक्टेटरों ने तो इस मुल्क को बर्बाद किया है और हमेशा के लिए बर्बाद। ये बातें जाहिद खान साहब बहुत अच्छी हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई बंदा हुकूमत में आता है और ख़ासतौर पर विफाक में, तो फिर हमें कुछ इंतकामी किस्म की सियासत नज़र आती है। आप क्या समझते हैं ये किस हद तक नुकसान पहुंचाती है मुल्क को? देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो अगर कोई भी ऐसा करेगा तो आइंदा के लिए उसकी सफाई हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त आवाम बहुत समझदार हो चुके हैं। और ये जो हमारे सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये कोई चीज अभी जब अदालत उनकी बातें चुप नहीं रह सकते हैं, तो पार्लियामेंट में ऐसे लोग जो आप समझते हैं कि ऊपर से बैठ जाएगा तो वो अपने आप को फिरौन समझेगा, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि पार्लियामेंट एक बाहर है, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे लोग हो ताकि इनको सही रास्ते पे लेके चले, तो तभी होगा जब अपोजिशन भी मजबूत होगा, हुकूमत भी मजबूत होगी, तो एक ऐसा अमल बनेगा कि मेरी उम्मीद है कि सियासतदान इस मुल्क को निकाल सकते हैं। और ये समझ चुके हैं कि इस वक्त इसके भलाई, जमहूरियत की भी भलाई इसमें है, इन सियासतदानों की भलाई इसमें है और आवाम की भी भलाई इसमें है। बिल्कुल ऐसे ही है, सबकी भलाई इसी में है। जाहिद साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, बगेड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बगेड़ी साहब, ये बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं, मैं आसिफ बाजा साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले आपसे मुख्तसरन जानना चाहूँगा कि ये कैसे मुमकिन होगा? हमेशा हम इलेक्शन से पहले या किसी ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इत्तेहाद बनाती हैं तो ये बात तो करती हैं कि हमें इकट्ठे बैठना चाहिए, और यकीनी तौर पर यही हल है इस मुल्क का, जो मुझे भी लगता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा बिठाया जाए, एक पेशवर बनाया जाए और फिर एक पॉलिसी बनाई जाए?
हमारे मोहतरम सीनियर लीडरशिप बस ये सोच लें कि इस मर्तबा 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो जाएं तो उसके बाद एजेंडा हमारा एक होना चाहिए, नारा सियासत नहीं रियासत, यानी कि रियासत के लिए हम सुबह शाम काम करें 48 घंटे 24 घंटे में। मजा आए ना कि पता लगे कि भाई पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए अब मैदान में उतर आई है, नंबर एक। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, 8 फरवरी को जो भी रिजल्ट हो, मेरा दिल कहता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इंशाल्लाह एक दफा इलेक्शन हो जाए वो खत्म हो जाएगी। कल भी सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैं रिपोर्ट मीडिया में पढ़ रहा था कि रोशन डिजिटल अकाउंट में पिछले महीने भी 190 मिलियन डॉलर आए, उससे पहले भी 140-50 आए। मतलब रोशन डिजिटल अकाउंट में अभी भी लोग बाहर से पैसे भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इंशाल्लाह 8 फरवरी को खत्म होती है और एक लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट सामने आती है, व्हाटएवर बी द इलेक्शन डायनामिक्स एंड द पॉलिटिकल डायनामिक्स, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। और SIFC इस वक्त जो है वो उनके जो प्राइवेटाइजेशन के मामला हैं जो बिल्कुल एज पे अप आगे हैं, मेरा ख्याल है अगली गवर्नमेंट उसको स्पीड अप करना चाहिए और फैसले ऐसे करें कि जिससे नजर आए कि जनाब पाकिस्तान में मईशत का पहिया चल रहा है। देखे ना, कल मैंने खबर क्या सुनी है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से और लोगों से कि अच्छा जी कौन कौन से इश्यूज हैं जिसको हैंडल करना है, क्योंकि जाहिर बात है इफ ही थिंक्स दैट ही विल विन द इलेक्शन तो तैयारी तो वो करना, अपनी वो मुशावरत उनकी शुरू हो जाएगी ना। तमाम पार्टी को चाहिए मुशावरत कर रहे अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि जनाब हमने इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग, गैस लोड शेडिंग, बिजली की कीमतें, प्राइसेस और बाकी एक्सपोर्ट्स जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है, इनफोर्स प्राइवेटाइजेशन, बड़े इश्यूज हैं जो कि 8 फरवरी के बाद। और मैं अभी सोच रहा था बैठा कि देखो इंशाल्लाह अगले महीने, आज 19 तारीख है, अगले महीने 19 फरवरी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान की नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद दे विल प्रोबेबली बी इन प्लेस या उससे पहले, और हमारे नए प्राइम मिनिस्टर भी ओथ ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और इंशाल्लाह आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट कि यार अच्छी बात है कि फाइनली हम जो है, और देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वादे कर दिया टू दी ऑनरेबल सेनेट मेंबर, 2-3 रेजोल्यूशन आई है कि जी सर्दी है, गर्मी है, फॉग है, ये है, उन्होंने कहा नो नाउ हम इधर तक पहुंच गए, सॉरी अब आगे पीछे इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। सो आई थिंक वी आर ऑल नाउ ये बात तो बड़ी वाज़ेह होगी बगैर सब कि अब इंतखाबात जो है वो अपनी मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख। आसिफ वाजिद साहब ये फरमाइएगा, बिलावल साहब बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपकी पार्टी पर और आपका मुकाबला भी, क्योंकि इस वक्त दूसरी अगर या दो बड़ी जमातें अगर गिनी जाएं तो PMLN है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। PTI का हम पहले भी जिक्र कर चुके कि वो आज़ाद हैसियत के अंदर है, लेकिन PMLN बिलावल साहब की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही। तो ऐसी क्या वजह है कि बिलावल साहब को आप सीरियस नहीं ले रहे? आसिफ वाजिद साहब आवाज़ आ रही है आपको? रुबीना कायम खानी साहिबा आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ जी ये फरमाइएगा, बिलावल साहब बड़ी तनकीद कर रहे हैं PMLN पर, लेकिन PMLN कोई जवाब नहीं दे रही बिलावल साहब को। क्या वजह है आपको लगता है कि या उनके पास जवाब है नहीं या वो देना नहीं चाह रहे? देखिए मैं जवाब तो वो कैसे दे सकते हैं, उनके पास कोई जवाब होगा तो वो देंगे ना। आप देखें कि उनके पास जो है वो जिस तरह से मेरे ख्याल से कल या परसों हुआ है उनका कोई जलसा इलेक्शन कैंपेन का, ना वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो बिल्कुल आराम से बैठे हैं इजी होकर, और जिनके सर पे आशीर्वाद हो वो कैसे वो जो है वो रिलैक्स होकर बैठे हुए ना। मुझे तो हमें जो लगता है वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो हम बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ नॉन लीग को मिली हुई है, और जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें जो भी हैं वो हम यही कह रहे हैं कि तमाम जमातों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए जो 8 फरवरी को, ना कि जो 2018 में जिस तरह से आपने देखा एक लाडले को मुसल्लत किया गया इस कौम के ऊपर, और फिर उसने जो रोल प्ले किया, और जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पर जो अगर ग्रेजुअली तरक्की कर भी रहा था तो वो 100 साल पीछे ले गया।
تو یہ اس طرح کے جو ایکسپیریمنٹس ہوں گے تو آپ خود سوچ لیں کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. جو نہیں ایکسپیریمنٹ تو نہیں, وہ تو پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں, پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں, یہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ تو نہیں ہے. ہاں تو ایکسپیریمنٹ تو یہی ہوگا نا کہ دوبارہ سے ان کو آزمائے ہوئے کو آزمائیں گے. آپ دیکھیں پہلے کی حکومتوں میں انہوں نے سوائے ان کے ایک وہ ہمیشہ اگر اپنی تقریر میں ذکر کرتے ہیں جو ان کے کریڈٹ پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ موٹر وے کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے. وہ تو جو ہم نے جو کارنامے کیے, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو جو ہے وہ اٹامک پاور بنایا, اس کا بھی جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے اکثر نون لیگ کے لوگ لے رہے ہوتے ہیں. پھر تھرکول کی بات اگر ہم کریں تو جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھرکول کے اوپر, اس کا کریڈٹ بھی احسن اقبال کہتے ہیں کہ نون لیگ کو جائے گا. اور جو پھر سی پیک کی اگر بات کریں, اور آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ لوگوں کو بلکہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے, اگر آپ لوگوں کی یادداشت اچھی ہے تو 2008 میں 13 سے 14 کے قریب جو ہے وہ سی پیک کے دورے, چائنا کے دورے جو ہے جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ کیے. تو اس کو بھی میچور اگر کیا تو وہ جو ہے وہ ہماری حکومت نہیں ہوا. لیکن وہ جو سارے کریڈٹ ہیں وہ تو اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں, لیکن عوام کو پتا ہے, لوگوں کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں عوام کے لیے کس نے کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, جس طرح سے میں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی عوام کے اندر ہی رہیں, جو بھی جیسے بھی حالات ہوں, خواہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو, جیسے بھی ہو, اگر مہنگائی ہو, جو بھی اکانومی کے جو بھی ایشوز ہوں, ہم یہ ملک چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں. ہم نے جو ہے وہ شہادت ٹھیک ہے, یعنی آپ کتنا سواد پہ ہم جھنڈا پاکستان کا نہیں لہرا سکتے تھے, لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دی. اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جو اس کے بعد جو حکومت آتی ہے ہماری, اور پھر اس میں جس طرح سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہم نے جو ہے کنٹرول کیا, تو وہ تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی حکومت میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کرتی ہے. تو یہ سارے کریڈٹ یعنی آپ کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, آپ کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, اس کا مطلب میں آصف باجوہ صاحب سے جان لیتا ہوں. میں کیا ہوئی اگر 2008 کا الیکشن ہوا, وہاں پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا, اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی مطلب ہمیں تو آنا ہی تھا نا. پھر وہ اس وقت جو حالات تھے, اگر اس وقت اگر حکومت نہیں ملتی تو پاکستان کھپے کا اگر جو نعرہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے لگایا تھا, تو وہ جو عوام کا جو جذبہ تھا اور جو جوش تھا, اور وہ جس طرح سے مشتعل تھی عوام اس ملک کو, میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو نعرے لگ رہے تھے کہ پاکستان نہ کھپے گے, وہ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کھپے, اور اپنے تمام جالوں کو, اپنے لوگوں کے جذبات کو انہوں نے ٹھنڈا کیا. اور پھر اس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, پھر اب آپشن کوئی اور نہیں تھا. لیول پلینگ فیلڈ اگر ہماری لیڈرشپ کو شہید کر کے ہمیں ملتی ہے تو وہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے آصف باجوہ صاحب, کیا ہے موٹر وے کے علاوہ آپ کے پاس عوام کے لیے, جیسا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سوائے موٹر وے کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عوام کو بتانے کے لیے؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, دیکھیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ اب یہ سی پیک کی بات کر رہی تھی, یہ اٹامک پاور کی بات کر رہی تھی, تو مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا کنٹریکٹ انہوں نے سائن کیا تھا پاک چائنا کے ساتھ. پاک چائنا کوریڈور کے متعلق کوئی انہوں نے ایم او یو سائن نہیں کیا تھا, جس سے یہ دورے کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی ورکنگ پیپر بھی تیار نہیں ہوا تھا. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اٹامک پاور جو ہے پاکستان, تو یہ آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, یہ درست بات ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے یہ شروع کیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا, اس میں کوئی بات نہیں. لیکن جو ایٹمی دھماکے تھے, جو ایک جرت تھی, جو ایک بہادری کا عنصر تھا, وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا. اس کے بعد جب دہشت گردی تھی, جب 2013 کی کیمپین تھی الیکشن کی, تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مغل ملک کے حالات کیسے تھے, اور جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کس طریقے سے آپریشن ضرب عضب شروع کیا, اور اپنی آرمی کو, اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سپورٹ کیا, تو انہوں نے آپریشن ضرب عضب کیا اور دہشت گردی ختم ہوئی. جب ان کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 13 تک, تو انہوں نے اتنی مہربانی فرمائی اپنے پاکستان کے عوام کے اوپر کہ لوگوں کو 18-20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا, اور ہم نے کیمپین میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ختم کریں گے, اور ہم نے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں پورے پنجاب کے جو پاکستان کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں,
जो TH ठीक है, यानी ऐसे बहुत से मंसूबे जो आवाम के पास आप लेके जा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है आसिफ आजद साहब, ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन एक और अहम मामला जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान था, जिस पर आज कौमी सलामती की मीटिंग भी हुई, वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और उसमें जो फैसले किए गए हैं उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बगड़ी साहब, एक अहम मामला जो गुज़िश्ता 2-3 दिन से ज़ेर बहस रहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला चल पड़े थे, जिस तरफ चल पड़े थे, आज पाकिस्तान की जानिब से फिर एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर अहम फ़ैसला किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल के अंदर बड़ी बड़ाई दिखाई और कहा कि हम मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं, हम इस तनाव को ख़त्म करना चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो क्विक रिस्पॉन्स किया गया और जिसमें ये यकीनी बनाया गया कि जो आम आवाम है उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उनकी लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, ये पाकिस्तानी कौम बड़ी रेजिलिएंट नेशन है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर चलते रहते हैं, लेकिन जब कभी एक नेशनल लेवल पे क्राइसिस हो और तो उस वक्त कौम जो है ना, बिल्कुल 25 करोड़ अवाम यकजा हो जाते हैं और तमाम हम अपने जो डिफरेंसेस है वो भूल जाते हैं। यही इसी का जज्बे का स्पिरिट का कल पाकिस्तानी कौम ने मुजाहरा किया और हर पॉलिटिकल पार्टी के हर टॉप लीडर ने अपना पाकिस्तान की ये कि जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया और ईरान की स्ट्राइक्स को कंडेम किया और मुसल्लह फौज के साथ बिल्कुल खड़े रहे। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। तो बगैर सर, देखिए इसकी नौयत क्यों पेश आई? आपको क्या लगता है, क्या कोई मिस कम्युनिकेशन हुई है, कोई कंफ्यूजन हुई है, क्या रहा? मुझे ये लगता है कि कहीं पे कोई ईरान के अंदर उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, कोई वहां पे कोई रोग एलिमेंट्स हैं या ऐसे कोई अनासर थे जो कि कुछ पाकिस्तान के साथ हालात को टेंस करना चाह रहे थे, या उनका कोई ईरानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे गए हुए थे। आपको पता है चाबहार में पहले हो चुका हुआ है, 4 साल पहले वहां से कुलभूषण यादव और उसके नेटवर्क ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, फिर उनको पकड़ा गया सबको। तो ये एक जिंदा चीज तो पहले हो चुकी है ना, सबको याद है, कोई इसको डिनाई तो नहीं कर सकता। सो मेरा ख्याल है इरानियंस हैव रियलाइज्ड कि जनाब पाकिस्तान के साथ आप मैसअप नहीं कर सकते, और आज बहुत अच्छा फैसला हुआ है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, बल्कि रात को कुछ कंसिडरेटरी मैसेजेस स्टेटमेंट आई हैं वहां ईरान से, जिसमें मेरा ख्याल है दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड देयर ब्लंडर जो उन्होंने किया है। ठीक है, एक ब्रदर मुल्क के साथ, और अभी जो फैसला वो बिल्कुल देखें माजी में यही यानी और यही फैसले हमारे, क्योंकि हमसाए हैं और हमारे ये हमसाए रहेंगे, ये बॉर्डर्स रहेंगे, तो हमें इस तरह लेकर चलना होगा। मैं रुबीना कायम खानी साहिबा को भी जरा इसमें एक जुमला बोल दूं कि डायलॉग ही इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। अगर कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस है, डायलॉग करें, बैठे। भाई 5 दिन पहले तो ईरानियन सिक्योरिटी का जो टॉप मैन है फॉर अफगानिस्तान वाज इन पाकिस्तान, तो बातचीत करी थी। तो फिर इन्होंने, कौन वो लोग थे जिन्होंने रोग एलिमेंट, जिन्होंने एक इतना बड़ा ब्लंडर किया और खाम का एक तनाव पैदा कर दिया? पाकिस्तान के दुश्मनी फायदा उठाएंगे ना बिल्कुल ऐसे ही, अगर दो ब्रदर के दरमियान में झगड़ा हो जाए। ठीक है रुबीना साहिबा, आप कैसे समझती हैं ये आज कौमी सलामती की जो कमेटी की मीटिंग हुई है, फिर वफाकी काबीना ने भी उन फैसलों की तौसीक कर दी है कि तनाव को ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस सूरत हाल को? आसिफ आजद साहब, आप फरमाइएगा, PMLN कैसे देख रही है सिचुएशन को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो कौमी सलामती कमेटी ने जो फैसले किए हैं वो मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है, क्योंकि उन्होंने जो गलती की, जो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, उसका खमियाजा उन्होंने भुगत लिया। और हमने जो अड्डे थे उनको दहशतगर्दों को भी मारा और उनके जो अड्डे थे वो भी तबाह किए। अब उनको ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान, देखिए मैं एक बात अर्ज कर दूं, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान जो है वो हमारा दोस्त बरादर मुल्क है, लेकिन एक बात बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी दुनिया में किसी के साथ दोस्ती नहीं है,
चाहे वो इराक हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई दूसरा मुल्क हो, लेबनान हो, कोई कुवैत हो, सबके साथ इनकी फटेबाजी है, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ। मास हुआ इसके कि ये इंडिया के साथ करते हैं, तो पाकिस्तान की इस्लामी कमेटी ने जो फैसले किए हैं, हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में। बिल्कुल ऐसी है। रुबीना साहिबा, आप कैसे समझती हैं इन मामलात को? डायलॉग इज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए, इस वक्त हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि जो है वो किसी के भी साथ वो कर सकें। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा एक वो था कि ईरान की तरफ से एक तरफ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर और ईरान के जो है वो लीडरशिप मिल रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह के हमले, बिल्कुल ये जो है वो मैं समझती हूँ कि इसको एक बैठ के और दोनों ममालिक को जब एक लीडरशिप मिल रही है तो फिर ये हमला क्यों हुआ, और उसको मस्बत तरीके से, और उसको मैं समझती हूँ कि एक जो टेबल टॉक होनी चाहिए, जो कि वो ही एक वाहिद मसले का हल है। देखें, वहाँ पर भी ईरान भी जो है वो एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान भी, तो हम दोनों ही अगर आपस में लड़ेंगे तो मैं समझती हूँ ये मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो है वो पूरी दुनिया को बड़ा मतलब अच्छा, और वैसे भी हमें अपने हमसायों के, और फिर वो मुसलमान हैं और फिर हमारे हमसाए भी हैं, अगर कोई दुश्मन हमारे दरमियान कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो ये पाकिस्तान ने आज बड़ा अच्छा इकदाम उठाया कि उस कन्फ्यूजन को भी दूर किया जाए और दोस्ती का और मोहब्बत का जो सिलसिला है ईरान के साथ उसको कायम दायम रखा जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीसा मौजूद थे, रुबीना कायम खानी साहिबा और आसिफ बाजा साहब मौजूद थे। तीनों मेहमान का शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।